हाँ जी, वंदे मातरम सभी को। नमस्कार, कैसे हैं सब लोग। और उम्मीद है कि सबको नोट्स बनाते हुए साथ साथ चल रहे होंगे। और अपना बजट जारी हुआ था। बजट के अंदर सबसे पहले भाई इंडिया के बजट से क्वेश्चन कम आते हैं। भाई अगर अपने राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जितनी भी जो आर्थिक समीक्षा जारी होती है इंडिया की, उसमें जो जीडीपी के आंकड़े हैं, भारत की जीडीपी के आंकड़े हैं, जीएनपी के आंकड़े हैं, उनसे क्वेश्चन क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं, कम। अपनों ने कल थोड़ी बहुत चीज़ें देख ली थी। एक तो क्या कि सबसे पहले बजट कब स्टार्ट हुआ था, तो अपने कहते हैं कि भी ब्रिटिश काल के अंदर 1860 के अंदर अपने वित्तीय सदस्य थे ईआईसी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। और कौन थे वो, जेम्स विल्सन। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, बजट प्रस्तुत किया था। फिर अपने कहते हैं अपना वित्त वर्ष क्या है, तो अपने कहते हैं भी अपने 1 अप्रैल से 31 मार्च ये अपना वित्त वर्ष है भारत का। ठीक है, और ये कब से है, तो 1867 से इस वित्त वर्ष का निर्धारण अंग्रेजों ने किया था। फिर 1920-21 के अंदर एक कमेटी बनती है। कौन सी कमेटी थी, एकवर्थ कमेटी। और इसी एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 के अंदर पहली बार क्या हुआ था, रेल बजट अलग हो गया था। किससे, अपने सामान्य बजट से। क्यों अलग किया गया, तो अपने कहते हैं अंग्रेज आए थे व्यापार करने, और व्यापार के लिए किया मालों को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए रेलवे का विकास। सबसे ज़्यादा जो खर्चा है रेलों का, रेल पे किया गया, इसलिए रेलवे बजट को अलग से प्रस्तुत करने लग गए। फिर अपने कहते हैं अविभाजित भारत का, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले अंतरिम सरकार के जो वित्त मंत्री थे अपने लियाकत अली खान साहब, उन्होंने अविभाजित भारत का बजट प्रस्तुत किया था। फिर अंतरिम बजट जो स्वतंत्र भारत का था, जो कि एक लोवेस्ट अवधि के लिए था 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च, क्योंकि जो ये बजट जारी हुआ था इसकी तारीख क्या थी, तो अपने कहते हैं ये 31 तक हुआ था। कब तक, 31 आगे की तक। लेकिन ये था अविभाजित भारत के लिए। ये किसके लिए था, स्वतंत्र भारत के लिए। फिर शॉर्ट टर्म के लिए जो बजट पेश किया गया बीच में, वो कौन सा बजट कहलाया, तो अपने कहते हैं अंतरिम बजट कहलाया। और ये अपने भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम चेट्टी, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर अपने कहते हैं 1950 में एक कांड हो गया था, बजट लीक हो गया था। तो बजट लीक हो गया तो उसको बजट की जगह शिफ्ट कर दी 1850 के अंदर, अपने जो दिल्ली के अंदर राजपथ है उसमें नॉर्थ ब्लॉक पे शिफ्ट कर दी, नॉर्थ साउथ में। ठीक है, और तब से क्या करने लगे, अगर बजट चोरी नहीं होता है तो वित्त मंत्री जी हलवा बना के हलवा सर्व करती है अपने राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, तो ये नॉर्थ साइड में क्या होती है, हलवा सेरेमनी होती है। हलवा सेरेमनी का संबंध किससे है, बजट की गोपनीयता से। खुशी मनाते हैं कि हलवा खा लो, क्या हो गया, बजट चोरी इस बार नहीं हुआ। तो ये हलवा सेरेमनी का संबंध किससे है, बजट की गोपनीयता से है। और ये क्यों होता है, क्योंकि एक बार बजट लीक हो गया था अपने जारी होने से पहले। फिर 1955 तक बजट केवल किस में आता था, अंग्रेजी में। 1955 के बाद हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आने लग गया। फिर अपने कहते हैं कुछ बजट विशेष है, जैसे कि 1973 और 74 के बजट को क्या बोलते हैं, ब्लैक बजट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस बजट में सर्वाधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया था। और सर्वाधिक राजकोषीय घाटे का मतलब क्या है, इतनी सी एक बार समझे बात को कि राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार जितनी उधार लेती है, सरकार द्वारा जितनी उधार ली जाती है वो क्या कहलाता है, सरकार का राजकोषीय घाटा कहलाता है। और सर्वाधिक कब था, 1973-74 में, इसलिए इस बजट को ब्लैक बजट बोलते हैं। और जो अपने इस वक्त वित्त मंत्री जी थे वो थे यशवंत राव जी। फिर अपने कहते हैं 97-98 से पहले एक और आया था 1991 के अंदर। कौन सा बजट आया था, अपने कहते हैं एपोकल बजट। क्यों एपोकल था, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी 1991 में अपने एलपीजी सुधार हुए थे। इसके बाद पहला बजट प्रस्तुत किया गया और इस बजट को नाम दिया गया एपोकल बजट। 1991 के बजट को क्या नाम दिया गया, एपोकल। फिर अपने पी चिदंबरम साहब थे, इन्होंने 1997-98 के बजट को ड्रीम बजट नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या की गई, टैक्स की रेट में बहुत ज़्यादा कटौती की गई, जिससे किसको फायदा हुआ, उद्योगों को। उद्योगपतियों ने कहा ये तो हमारा क्या हो गया, ड्रीम हो गया कि भाई ऐसा बजट हर बार आए, टैक्स में कटौती करे, खूब सारा फायदा हो हमें, इसलिए इसको नाम दिया गया ड्रीम बजट। फिर 1999 के अंदर यशवंत सिन्हा जी थे, उन्होंने शाम 5 बजे, पहले बजट कब, 1999 से पहले बजट शाम 5 बजे आता था। ठीक है, लेकिन यहाँ सुबह 11 बजे आना स्टार्ट हो गया 1999। वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने चेंज किया, यशवंत सिन्हा साहब।
फिर 21वीं सदी का पहला बजट आया, उसको एक नया नाम दिया गया, क्या गया कि ये मिलेनियम बजट है, ठीक है। 21वीं सदी का पहला बजट था, इसलिए इसको एक नया नाम दिया गया यशवंत सिन्हा जी द्वारा। फिर अपने कहते हैं 2017 के अंदर क्या हो गया, वापिस से क्या कर दिया गया, रेल बजट जो कि अलग आ रहा था 1924 से, किस समिति की सिफारिश पर, एकवर्त समिति की सिफारिश पर, उसको वापस मिला दिया गया 2017 में, किस समिति की सिफारिश पर, तो अपने कहते हैं विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर। ये कौन है, अभी वर्तमान में जिंदा नहीं है, अभी हाल ही में कुछ साल पहले ये दिवंगत हुए, और प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके क्या थे, प्रधानमंत्री के निजी आर्थिक सलाहकार थे। और 2021 के बजट को पहला डिजिटल बजट कहा गया। पेपरलेस भी था, ये डिजिटल था ही, डिजिटल है तो क्या था, ये पेपरलेस भी था। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सबसे पहले सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन रहे हैं, वहां से पृष्ठभूमि से क्वेश्चन आने बंद हो गए, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहां से आ रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बार किसने किया, तो अपने कहते हैं मोरारजी देसाई ने 10 बार, निर्मला सीतारमन ने 9 बार, ये 9वां बजट था निर्मला सीतारमन जी का, और पी चिदम्बरम साहब थे, उन्होंने 9 बार। उसके बाद कहते हैं बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री, अपने केंद्र में क्या होता है, सामान्यतः वित्त मंत्री अलग होता है, वित्त मंत्री अलग होता है हमेशा से, वित्त मंत्री अलग होता है, प्रधानमंत्री अलग होता है। राज्यों में क्या होता है, जो वित्त विभाग है वो ज्यादातर कौन रखता है, वित्त विभाग ज्यादातर सीएम रखता है, ठीक है। लेकिन इस बार दिया कुमारी जी अपने वित्त मंत्री अलग है, तो अपना बजट जो पेश करेंगी वो दिया कुमारी जी। अच्छा, अब जब भारत के अंदर क्या होता है, प्रधानमंत्री अलग होता है और वित्त मंत्रालय किसी अन्य व्यक्ति के पास होता है, तो क्या ऐसी कोई कंडीशन हुई है क्या जब प्रधानमंत्री को बजट पारित करना पड़ गया हो या बजट प्रस्तुत करना पड़ गया हो, तो अपने कहते हैं 3 बार ऐसा हुआ है। कब कब, 1958-59 में अपने वित्त मंत्री थे टीटी कृष्णामाचारी, लेकिन ये क्या देंगे, इस्तीफा, तो कौन लेके आए फिर बजट, जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी जी ने दूसरी बार किया ऐसा 1970-71 में, कौन इस्तीफा देंगे, मोरारजी देसाई, तो प्रथम महिला जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया। लेकिन ये क्या थी, अल्पकालीन थी, अल्पकालीन की तो थी कि भी वित्त मंत्री ये थे, ये चले गए तो इन्होंने क्या किया, बजट प्रस्तुत किया। लेकिन अपनों से पूछ ले, प्रथम पूर्णकालिक महिला जिसके द्वारा बजट पारित किया गया, बजट प्रस्तुत किया गया, वो कौन थी, तो अपने कहते हैं निर्मला सीतारमन जी, निर्मला सीतारमण जी ये थी, ठीक है। फिर तीसरी बार राजीव गांधी जी ने ये कारनामा किया। फिर कुछ आजकल घिसे पिटे फैक्ट जो कि ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच पे पूछते हैं, वो ऐसे पूछते हैं कि ऐसे वित्त मंत्री जो कि बाद में आगे जाके क्या बने, भारत के राष्ट्रपति, 2 थे, आर वेंकटरमन, और ये वही आर वेंकटरमन जिन्होंने 1991 के अंदर क्या किया था, राष्ट्रपति के पास वित्तों की पावर होती है, एब्सोल्यूट विटो, इस एब्सोल्यूट विटो का प्रयोग किया था किस पे, तो अपने कहते हैं सांसद पेंशन भत्ते जो विधेयक था उस पे, ठीक है। और पहली बार इसका उपयोग किया कब किया था, तो 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने किया था, किस पे, तो अपने कहते हैं पेप्सू राज्य विनियोग विधेयक पर। आज तक एब्सोल्यूट विटो का भारत में 2 ही बार उपयोग हुआ है। उसके बाद अपने वित्त मंत्री जो क्या रहे राष्ट्रपति में 2 है, एक तो प्रणब मुखर्जी है और एक अपने आर वेंकट रमन है। फिर ऐसे वित्त मंत्री भी थे जो आगे जाके क्या बने, पीएम बन गए देश के, कौन कौन से थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और मनमोहन सिंह। फिर ऐसे वित्त मंत्री जो क्या रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, सीडी देशमुख और मनमोहन सिंह। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ऐसे वित्त मंत्री जो कि देश के प्रधानमंत्री भी रहे और आरबीआई के गवर्नर भी रहे, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। मैं थोड़ा सा बता दूं पहले कि मैम लाइव इसमें रिकॉर्डेड चल रहा है, तो यूट्यूब पे आपको देखना ही पड़ेगा। ये कल करवा चुका हूँ मैं सारा, सिर्फ एक बार रिपीट करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए, अप्रयास ना लगे यहाँ बैठे हुए। अच्छा, फिर अपने थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं कि आकार में सबसे बड़ा भाषण किसका था, मनमोहन सिंह का। शब्दों में, किसमें, शब्दों में सबसे ज़्यादा शब्द आज तक किसी बजट भाषण में बोले गए हैं तो इन्होंने बोले थे। समय सबसे लंबा तो आपने कहते हैं निर्मला जी सीतारमन ने दिया था 2 घंटे 42 मिनट का, और सबसे छोटा भाषण 800 शब्दों का दिया था हीरूभाई मूलजी भाई पटेल ने 1977 में। अच्छा,
ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा बजट निर्माण की प्रक्रिया देख लेते हैं, बजट कैसे पारित होता है। तो अपने कहते हैं सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बजट जिस दिन प्रस्तुत होता है, जिस दिन बजट क्या आएगा, प्रस्तुत होगा, उस दिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती। फिर कब होती है, तो अपने कहते हैं राज्यपाल या राष्ट्रपति, भाई राज्यों के लिए राज्यपाल, केंद्र के लिए राष्ट्रपति, जो दिन डिसाइड करेगा, जो दिन क्या करेगा, तय, उस दिन क्या होगा, बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश होगा। और इस दिन वित्त मंत्री सबसे पहले क्या देता है, बजट भाषण। इसके बाद 3-4 दिन तक सभा क्या रहती है, कहते हैं स्थगित रहती है। फिर अपने क्या होता था, वर्तमान में तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पहले क्या होता था कि अपने बजट है जो, बजट पहले फरवरी एंड में आता था और लगभग मान के चलो मई एंड में पारित होता था, जिसके कारण क्या होता था, पिछला जो बजट आया था उसकी अवधि कितनी थी, 31 मार्च तक। तो इस 31 मार्च से लेकर मई, यानी बीच में 2 महीने हैं, अप्रैल और मई, इन 2 महीनों के लिए सरकार कैसे चले, खर्चा कैसे चले, क्योंकि जो पिछला बजट आया था उसकी अवधि क्या थी भाई, 1 अप्रैल 2025 को जो बजट आएगा उसकी अवधि क्या होगी, 2000। अब जो बजट पारित करेंगे वो 2026 से कब तक होगा, 27 तक ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 31 मार्च के बाद ये जो अप्रैल और मई है, 2 मंथ है, ठीक है, इनमें सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि पिछले बजट में खर्चा कितने तक अलॉट था, तो अब 2 मंथ कैसे चलेगी। तो अपने कहते हैं इसके लिए अपने एक अनुदान की मांग लेके आते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, लेखानुदान। सरकार अग्रिम खर्चों के लिए जो 2 शेष राशि है, जब तक क्या ना हो जाए, विनियोग विधेयक पारित ना हो जाए, विनियोग विधेयक ओवरऑल को बोलते हैं धन विधेयक को, विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता तब तक क्या लेके आया जाता है, लेखानुदान। और क्यों लेके आते हैं, ताकि ये जो 2 मंथ है इनके लिए अग्रिम धनराशि निकाली जा सके। और ये कितनी होती है, तो कुल बजट की जो राशि होती है, कुल बजट की राशि है जितनी भी, उसका 1/6% लेखानुदान में पारित कर लिया जाता है। अब सरकार के पास 2 महीने के पैसे आ गए। अब जैसे ही पैसे आए तो 3-4 सप्ताह के लिए क्या हो जाती है, सदन हो जाता है स्थगित। और सदन वाले क्या कर जाते हैं, एक कमेटी बना जाते हैं। कमेटी क्या करती है, तो अनुदान के मांगों की जांच करती है कि सरकार ने जितना पैसा मांगा है वो सही है या नहीं, अनुदान की मांगों की जांच करती है। अब जैसे ही जांच कंप्लीट होगी तो ये अपनी कुछ सिफारिश देगी, इस सिफारिश पे क्या होगा, फिर चर्चा होगी और मतदान होगा, किस पे, अनुदान की मांगों पर। और किसकी, वाक कमेटी है, एक वर्क एडवाइजरी कार्य मंत्रणा समिति या कार्य सलाहकार समिति, इसकी सिफारिश पे क्या होती है, अपने इस पे चर्चा और मतदान का दिन डिसाइड कौन करता है, तो ये वाक कमेटी करती है। और किसकी अनुमति से पेश होता है, पूर्व अनुमति राष्ट्रपति या राज्यपाल की होती है अनुदान की मांगों में। पूर्व अनुमति ये देते हैं और वाक क्या करती है, मतदान और चर्चा का दिन डिसाइड करती है। और इसी बीच जब ये प्रस्ताव पे चर्चा हो रही होती है तो विपक्ष क्या ले आता है, कटौती प्रस्ताव। क्या ले आता है, कटौती प्रस्ताव। क्यों ले आता है, ताकि बजट में क्या की जा सके, कटौती, कुछ कम करो। तो ये कहते हैं 3 प्रकार की कटौतियां होती है। पहले ये 3 प्रकार के प्रस्ताव लाते हैं। सबसे पहले लाते हैं नीतिगत कटौती। विपक्ष कहता है पूरी बजट की राशि घटाकर कितनी कर दो, 1 रुपए। भाई आपको जितने भी पैसे चाहिए सिर्फ 1 रुपए मिलेगा, सरकार को कहती है। सरकार ये कभी भी पारित नहीं होता। फिर विपक्ष दूसरी कटौती लेके आता है, जिसके अंदर क्या कहता है कि हम क्या लाएंगे, मितव्ययता कटौती। सरकार ये कहती है चलो 1 रुपए तो मत करो, कोई बात नहीं, कुछ तो कम कर दो, अपनी मर्जी से कुछ तो कम कर दो। भाई अपनी मर्जी से कुछ राशि कम करने के लिए मितव्ययता प्रस्ताव लाती है और सरकार कहती है कुछ भी कम नहीं करेंगे। फिर ये कहती है चलो कोई बात नहीं, एक और ले आते हैं। फिर विपक्ष लेके आता है सांकेतिक कटौती। और सांकेतिक कटौती में कहता है कि कुल में से 100 रुपए तो कम कर दो कम से कम।
भाई करोड़ों की राशि है, 100 रुपए तो कम कर दो, सरकार कहती है 100 भी नहीं करेंगे। ये कटौती प्रस्ताव पारित नहीं होता, अनुदान की मांगों पे मतदान हो जाता है और बजट पारित हो जाता है। इतनी बातें थी बजट के प्रस्ताव की। अब यही विधि कहाँ है, अपने राज्यों के अंदर है, और यही विधि कहाँ है, केंद्र के अंदर है। बस आर्टिकल अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बन गया होगा, अब चलते हैं। बजट का उल्लेख, बजट शब्द का उल्लेख कहाँ नहीं है, संविधान में नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ शब्द। बजट में क्या लिखी हुई है, तो अपने कहते हैं एक तो 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण, ऐसे शब्द का उल्लेख मिलता है, या अपने कहते हैं 117(1) के अंदर अपने धन विधेयक का उल्लेख मिलता है, या अपने कहते हैं 117(3) के अंदर अपने वित्त विधेयक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और कहीं भी बाकी उल्लेख नहीं मिलता, ये बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। तो फिर ये बजट शब्द आया कहाँ से, क्यों ये बजट बोलते हैं अपने? तो सबसे पहले क्या होता था, फ्रांस के अंदर ये परंपरा आई। फ्रांस के अंदर क्या हुआ, फ्रांस के अंदर जो बजट आता था ना, उसको चमड़े के थैले के अंदर लेके आते थे। किसके अंदर? चमड़े के थैले में। और चमड़े के थैले को क्या बोलते हैं, बजट बोलते थे वो लोग। क्या बोलते थे? बजट, क्योंकि चमड़े के थैले में लेके आते थे, और चमड़े के थैले को फ्रेंच भाषा में बजट बोला जाता था। अपनों ने ढो लिया पीछे पीछे, अपने भी अपने वाले को बजट कहने लगे, चमड़े के थैले से कोई लेना देना नहीं अपना। ठीक है, तो बजट शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। लेकिन अपनों ने ये शब्द ले लिया, अपने कोई चमड़े के थैले में नहीं आता। तो ये बजट शब्द मेनली फ्रांस की परंपरा से आया है। फिर 112 में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, AFS है, जो आज पढ़ेंगे पूरी, जिसे सरकार द्वारा लोकसभा में क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। फिर अपने कहते हैं वही बात, बजट पहले कब आता था, फरवरी के एंड में, लेकिन अब कब आता है, फरवरी के पहले कार्य दिवस यानी 1 फ़रवरी को। पहले कब आता था, फ़रवरी एंड में। क्यों आता था, तो अपने कहते हैं कि जब एंड में आता था तो लगभग 2 महीने लेट हो जाता था बजट, या 1 से 1.5 महीने मान लो लेट हो जाता था। अब क्या करने लगे, शुरू में लाने लगे, तो बजट के लिए लेखा अनुदान पारित करने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि टाइम से लगभग मान के चलो आप कि भी अप्रैल मिड के अंदर अपने बजट पारित कर लेते हैं पूरा। ठीक है, तो 2017 से पहले ये फरवरी के कब आता था, अंतिम कार्य दिवस पे आता था, और 2017 के बाद कब आने लग गया, पहले कार्य दिवस पर। इस परिवर्तन से वर्तमान में लेखा अनुदान, वोट ऑन अकाउंट, यानी जो आवश्यक खर्चे हैं उसके लिए पहले जो धन निकाल लिया जाता है उसको बोलते हैं लेखा अनुदान, वो पारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बजट को वित्तीय वर्ष शुरू 1 अप्रैल होने से पहले पारित कर लिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, सरकारी परियोजनाओं को समय भी पूरा मिलता है। भाई एक तो मई एंड तक कार्य है, अब मई एंड तक है, कब तो आप जो योजना उसमें लिखी हुई है उसको लागू करोगे। ठीक है, उसमें योजना की अवधि कितनी होगी, 1 वर्ष। आपने 2 महीने पहले ही खराब कर दिए, फिर इम्प्लीमेंटेशन में 1 आधा महीना लग जाएगा, तो 3 महीने खराब हो गए पहले। तो ये कहते हैं कि भाई अगर आप टाइम से पूरा कर दो, यानी 1 अप्रैल को पूरा बजट लागू हो जाए, तो आप योजनाओं को पूरा समय देकर लागू कर पाओगे। ठीक है, ये मोटी मोटी बात इसके लाभ है। फिर 2017 के अंदर अपने वित्त मंत्री साहब थे अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी ने 2 परिवर्तन किए, दोनों वैसे अपने बात कर चुके हैं। विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पे क्या किया, रेल बजट मिला दिया, और दूसरा क्या किया, ये अपने विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में दिवंगत है और ये पोस्ट खाली है अभी। फिर ये जो अपने पढ़ी चुके हैं एकवर्थ समिति की सिफारिश पे क्या हुआ था, अलग हुआ था। अब बात करते हैं अरुण जेटली जी खड़े हुए 2017 में संसद के अंदर और लोकसभा में बताया कि हम क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों मिक्स कर रहे हैं बजट को, रेल बजट क्यों नहीं कर रहे। तो अपनों ने कहा कि रेलवे बजट अंग्रेजों ने शुरू किया था, तो अरुण जेटली जी ने कहा अपने क्यों ढो रहे हैं। उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी, आज वो परिस्थितियां नहीं है। उस वक्त रेलवे बजट सबसे बड़ा था, तब अलग कर दिया गया। आज रेलवे से भी सबसे बड़ा बजट कौन सा आता है, अपना रक्षा बजट आता है। जो वही अलग नहीं आता तो रेलवे बजट अलग क्यों आए। तो इन्होंने कुछ बातें की। पहली बात तो संविधान में नहीं लिखा हुआ कि रेलवे बजट कोई अलग से लाओ, तो फिर क्यों लाए। दूसरा इन्होंने कहा कि रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924 में किया गया था और उस काल की परिस्थितियां अब नहीं है, ठीक है, तो अलग नहीं लाएंगे। फिर रेल बजट से अधिक बड़ा क्या है, रक्षा बजट, वही अलग से नहीं आ रहा, तो रेलवे कोई खास थोड़ी है, ठीक है। फिर चौथी बात, एक चीज अपने देखो कि कोई चीज अलग से आती है तो अलग से आती है तो अपने क्या करते हैं, उस पर विशेष ध्यान देते हैं, है ना। तो रेलवे क्या रह गया था, रेलवे लोक लुभावनी घोषणाओं का मंच बनकर
रह गया था। कहते क्यों? क्योंकि रेलवे घाटे में ही था। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे थे, उसके अंदर किराया कम से कम। आज रेलवे का किराया फिर भी ठीक है, पहले तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं था। तो अपने कहते हैं कि जानबूझ के वित्त मंत्री जी क्या करते थे, हर बार किराए में कटौती करते थे, ताकि लोगों का ध्यान सरकार की ओर क्या हो, अट्रैक्ट, जिससे क्या हो जाए कि लोग क्या हो जाए, लोग वोट दे सरकार को। तो ये क्या बन गई थी, लोक लुभावनी घोषणाओं का मंच। अब अलग नहीं आता तो इतनी कोई दिक्कत सबको नहीं होती, रेलवे के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। फिर दूसरा बड़ा परिवर्तन जो अपने पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक चीज और भी, अपने शुरू में जो विकास होता था, विकास के लिए अपनों ने क्या बनाई थी, पंचवर्षीय योजना। जब भी योजना बनाकर व्यय करते हैं, योजना बनाकर पैसा खर्च करते हैं, उस व्यय को क्या बोलते हैं, योजनागत व्यय। क्या बोलते हैं, योजनागत व्यय। साधारणतः पैसा खर्च हो जाता है, वो होता है गैर योजनागत व्यय। अपनी लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 12वीं। 2012 से कब तक चली, 2012 से 17, 5 साल के लिए होती थी, तो 12 से चलेगी तो 17, ठीक है। अब 17 को पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई, तो क्या बजट के अंदर, पहले बजट आता था, एक तो बजट का भाग होता था वो भाग जिसके अंदर योजनागत व्यय हुआ है, और एक वो भाग जो कि गैर योजनागत हुआ है। क्या इसकी जरूरत है क्या अब, क्योंकि योजनागत समाप्ति हो गया, पंचवर्षीय योजना ही समाप्त कर दी 2017 में। तो अरुण जेटली जी ने कहा कि 2017 के बाद अब योजनागत और गैर योजनागत का भेद है वो नहीं रहेगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। ये अपने सारी बात पढ़ चुके हैं कि यशवंत सिन्हा जी थे, 5 बजे से 11 बजे आने लग गया। फिर राज्यों का बजट किस में है, 202 के अंदर है। बजट पारित करने की प्रक्रिया भी अपने देख चुके हैं। जिस दिन बजट आता है उस दिन वित्त मंत्री भाषण देता है, ये भी बात होगी। अच्छा, ये जो वित्त भाषण है इसके 2 मुख्य पार्ट होते हैं। वित्त भाषण के पहले पैराग्राफ के अंदर क्या होगा, अर्थव्यवस्था से जुड़ी घोषणाएं होंगी। हम कृषि सेक्टर में ये करेंगे, हम उद्योग सेक्टर में ये करेंगे, हम सर्विस सेक्टर में ये करेंगे, फलाना ढिमकाना, वित्त मंत्री जी ये बोलते हैं। फिर दूसरे में कहते हैं कि हम कर को लेके ये करेंगे, इसका कर बढ़ाएंगे, ये नए नए कर लगवाएंगे, ये हटाएंगे। ये बजट भाषण के 2 भाग होते हैं। पहले के अंदर घोषणाएं होती है और दूसरे के अंदर कर संबंधी परिवर्तन बताते हैं। अब बात करते हैं वित्त मंत्री जी द्वारा लोकसभा में कितने दस्तावेज रखे जाते हैं, 3 दस्तावेज रखे जाते हैं मेनली। मैंने बताया था ये कि 3 ही संविधान में प्रावधान है। एक तो आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये क्या होता है, तो अपने कहते हैं सरकार के आय व्यय का ब्यौरा होता है। क्या होता है, ब्यौरा होता है। या अपने इसको थोड़ा सा और देखें, ठीक है, तो ये क्या है, तो अपने कहते हैं सरकार की कितनी साल में एक वित्त वर्ष में इनकम आई और सरकार ने कितनी खर्च कर दी साल के भीतर, ये इसके अंदर मेनली लिखा होता है। एक अपने वित्त विधेयक आता है जो कि किससे संबंधित होता है, मेनली कर से, और विनियोग विधेयक है वो किससे संबंधित होता है, विनियोग विधेयक किसको बोलते हैं, विनियोग विधेयक क्या होता है, थोड़ा सा देखो कि भी जब भी पैसा कहां से निकालना हो, राज्य या केंद्र ही मानो आप, केंद्र की संचित निधि से, राज्य भी है वो विधानसभा वाले देखते हैं, अपने केंद्र का बजट देख रहे हैं तो केंद्र मान लो, केंद्र की संचित निधि से, जब भी संचित निधि होती है केंद्र के पास, उससे जब भी पैसा निकालना होता है तो जिस विधेयक, जिस बिल द्वारा निकाला जाता है वो बिल क्या कहलाता है, विनियोग विधेयक कहलाता है, एप्रोप्रिएशन बिल कहलाता है। अब बात करते हैं मेनली वार्षिक वित्तीय विवरण की। ये क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी बातें होती है। अब आर्टिकल 112 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। 3 इसके अंदर आंकड़े होते हैं। एक तो वर्तमान वित्तीय वर्ष, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अभी 2026 की आई है। 2026 के अंदर क्या क्या है, अपने कह रहे हैं कि 2026 के अनुमानित, यानी इस साल के जो आगे के, कब के, जो अपने 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल से लेकर अपने कब तक, दिसंबर 2026 तक, इसके अनुमानित आंकड़े होंगे। भाई अभी तो आई नहीं ना, 1 अप्रैल से 2026 से लेकर दिसंबर 2026 आना बाकी है, लेकिन आंकड़े तो इसमें पहले से ही दे रखे हैं। वो आंकड़े कैसे हैं, ये अपने छोड़ दो, अभी बताता हूँ संशोधित कैसे। वर्तमान वित्तीय वर्ष के आंकड़े होते हैं, ठीक है, समझ गए। 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर 2026 के कैसे आंकड़े होते हैं, अनुमानित। पिछला वित्तीय वर्ष 2, इसके अंदर कौन से आंकड़े होंगे,
अब वो आंकड़े अपने पास रियल आ गए, तो अपने कहते हैं वो कैसे आंकड़े होते हैं, क्योंकि वो साल बीत गया, सरकार ने कुछ अनुमान लगाया था उससे पिछली बार कि भी इतना इतना होगा, लेकिन उतना अपने पास एडजेक्ट आ गया कि कितना है पिछला वित्तीय वर्ष में, क्या जीडीपी रही, क्या जीवीए रही, ठीक है। तो अपने कहते हैं कि पिछले वर्ष के जो आंकड़े होते हैं वो कैसे होते हैं इसमें, वास्तविक। फिर कहते हैं आगामी वित्तीय वर्ष, इसके अंदर किसके भी होंगे, तो अपने कहते हैं 1 जनवरी 2027 से लेकर 1 अप्रैल 31 मार्च 2027 आगामी वित्तीय वर्ष के भी तो आंकड़े होंगे। वित्त वर्ष कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 2026 वाला बजट है, ये कब से है, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। तो अपने कह रहे हैं इस वर्ष के आंकड़े तो दिसंबर तक हो गए, जो आगे वाला वर्ष है ये, उसके आंकड़े भी किस में होते हैं, इसके अंदर होते हैं। वो कैसे होते हैं, अनुमानित होते हैं। अब देखो ये संशोधित कैसे, सरकार ने अपने कह रहे हैं कि आगामी वित्तीय वर्ष के क्या लगाते हैं अपने आंकड़े, अनुमान, लेकिन अनुमान लगाते हैं तो ये वाला जो आंकड़ा आएगा इसमें एक साल में कुछ परिवर्तन हुआ होगा। ये तो अनुमान कब लगाया था, पिछले साल, ये अनुमान कब लगाना है, इस बार संशोधन करते हैं कि एक साल पहले जो हमने अनुमान लगाया था आगामी वर्ष के लिए, क्योंकि ये पिछले वर्ष के लिए भी तो आगामी था ना भाई, आप पिछले वर्ष के लिए समझे इस चीज को कि इस साल के लिए वर्तमान आंकड़े हैं, इसका भी तो अनुमान लगा था पिछली बार। जो इस बार के वर्तमान आंकड़े आए हैं तो अपने कहते हैं पिछली बार का जो बजट आया था उसमें तो अनुमान लगाया गया था उन आंकड़ों का, तो उन आंकड़ों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। सरकार उस वक्त कुछ और स्थितियां थी, एक साल बाद कुछ और होगी, तो उसके अंदर अनुमान भी लगाती है प्लस क्या करती है, संशोधन करती है वर्तमान में, क्योंकि पिछली बार आगामी के लिए कुछ अनुमान लगाए गए थे। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात थी, मेरे को पता है हाथ दो के ऊपर से जाएगी। अच्छा, फिर एक दिन पहले क्या की जाती है, आर्थिक सर्वेक्षण, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो जारी किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, अर्थव्यवस्था की समस्या और समाधान। इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसको अलग से करेंगे पूरे को, इसमें कम बातें। फिर अपने कहते हैं बजट तैयार कौन करता है, तो अपने कहते हैं एक इसके वित्त मंत्रालय के कितने टोटल मिनिस्ट्री कितनी है, विभाग कितने डिपार्टमेंट अंदर 6, उसके अंदर एक है जो अपने इकोनॉमिकल वर्क अफेयर्स है, ठीक है, आर्थिक कार्य या मामलात विभाग, ये जारी करता है। इसका भी एक प्रभाग है, इसका एक उप विभाजन है आर्थिक प्रभाग। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अपने कहते हैं कि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है देश का, वर्तमान में कौन है, अपने कहते हैं वी अनंत नागेश्वरन। कौन है, वी अनंत नागेश्वरन। ये अपने हाथ से लिखते हैं इकोनॉमिक सर्वे, ये आर्थिक सलाहकार है, ये लिखते हैं हाथ से, वी अनंत नागेश्वरन साहब है ये आर्थिक सलाहकार। और बजट भी कौन तैयारी करता है, यही विभाग करता है। बस 6 विभाग है, राजस्व लेन देन करते हैं तो राजस्व विभाग बना दिया, खर्च करती है सरकार तो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट बना दिया, वित्त का काम देखती है तो वित्त वाला बना दिया। अच्छा, निवेश होता है कुछ, या एसेट है सरकार की, जितनी संपत्ति बनाई है सरकार ने उसके प्रबंधन के लिए एक विभाग बना दिया, ठीक है। और उसके अलावा एक जो जिससे सबसे ज़्यादा इनकम होती है, जो हैवी इंडस्ट्री है, जितनी भी लोहे की बड़ी बड़ी मशीनरी की इंडस्ट्रीज है उनके लिए हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं, उनके लिए एक अलग विभाग बना दिए। 6 विभाग है। अब बात करते हैं वो एएफएस के अंदर होता क्या क्या है। वार्षिक वित्तीय विवरण के अंदर 112 के अंदर सरकार की क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहली बात, ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2। एक तो भाग होता है वो किससे रिलेटेड होता है, रेवेन्यू से। किससे होता है, रेवेन्यू से। एक होता है अपने कैपिटल से। किससे होता है, कैपिटल से। ये जो भाग होता है ये कैसी प्रकृति रखता है, अपनी अल्पकालिक प्रकृति रखता है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें बातें आएगी पैसों की वो क्या होगी, एक शॉर्ट टर्म के लिए होगी। लेकिन इसके अंदर जितनी भी बातें आएगी वो किसके लिए होगी, लॉन्ग टर्म के लिए होगी। इसलिए ये प्रकृति अपनी अलग अलग रखते हैं। अब मेन बात क्या है, राजस्व के अंदर क्या होती है, प्रत्येक मद 2 भागों में बंटी होती है। या तो राजस्व से क्या होगा, कुछ प्राप्त सरकार को, या तो राजस्व में सरकार के कुछ आएगा कोष में, या सरकार क्या करेगी, खर्च करेगी कुछ।
कैपिटल मतलब पूंजी। पूंजी का मतलब क्या है कि देखो मैं बताता हूँ मेनली अंतर क्या है। राजस्व है वो मेनली इसके अंदर क्या होती है, कुछ मदें होती है। जब आप मदों को पढ़ोगे वो चीजें जब इसके अंदर आती है तो उस बजट के भाग को राजस्व बजट बोलते हैं। और जब आपने कहते हैं कि सरकार कोई भी जैसे मान लो ऋण ले रही है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, उसको पूंजी बोलते हैं। पूंजी क्या होती है, जिससे आगे निवेश किया जा सके, निवेश करके सरकार और पैसा बनाए, जैसे कि पीएसयू, ठीक है, तो उसको पूंजीगत संपत्ति बोलते हैं, वो इसके अंदर आती है। तो दो भागों में ये बंटा हुआ है, एक तो सरकार का पूंजीगत भाग और दूसरा कौन सा है, राजस्व भाग। अब दोनों के दो पार्ट है, या तो राजस्व की क्या होती है, प्राप्ति, या सरकार क्या करती है राजस्व से खर्च। या तो पूंजी से क्या करेगी, पूंजी को प्राप्त करने के सोर्स हैं, या फिर सरकार पूंजी को क्या करेगी, खर्च। ये मेनली जो अंतर बंटा हुआ है, इस स्लाइड से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, इनको रटना ही पड़ेगा। अब प्राप्तियां, प्राप्तियों में सबसे पहले सरकार को राजस्व प्राप्तियों में क्या होती है, कर से आय होती है। आप ऐसे समझो कि प्राप्तियों का मतलब है कि सरकार को आय कहां कहां से हो रही है। अपने कह रहे हैं कि राजस्व की प्राप्तियों में या तो सरकार को आय किससे हो रही है, टैक्स से। भी सरकार को आय किससे होगी, जो टैक्स अपने भरते हैं, या तो डायरेक्ट भर रहे हैं या इनडायरेक्ट, सारा एक में कर दिया जीएसटी में। और प्रत्यक्ष कर जैसे कि आयकर हो गया, निगम कर हो गया, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, ये सारे किस में आ जाते हैं, अपने इसमें डायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाते हैं। तो सरकार को जो अपने कहते हैं राजस्व प्राप्तियां है वो कैसी है, कर प्राप्तियां हैं। और कर से भी दो प्रकार के कर लगाती है सरकार, उनसे जो भी होती है वो सरकार की राजस्व आय होती है। दूसरी बात, गैर कर प्राप्तियां। अब इसके अंदर कुछ ऐसी प्राप्तियां भी होती है जो टैक्स से नहीं आई लेकिन सरकार को इनकम हुई है। वो कौन कौन सी है, मान लो सरकार ने क्या की, कोई वस्तु बेच दी, सरकार के पास कोई संपत्ति पड़ी थी, कोई वस्तु पड़ी थी, संपत्ति नहीं वस्तु, या सेवा, सरकार ने क्या कोई अधिकारी था, सर्विस दी और पैसे ले लिए, ठीक है। तो अपने कहते हैं सेल की गई कोई भी चीज, चाहे वो क्या हो, वस्तु हो, चाहे क्या हो, सर्विस हो, इसके बदले जो भी पैसा आएगा वो सरकार की क्या है, गैर कर प्राप्ति है। दूसरी बात, प्राप्त किया गया ब्याज, सरकार ने क्या दे रखा है, पैसा उधार दे रखा होगा भारत सरकार ने भी किसी ना किसी को, ठीक है, तो वहां से जो प्राप्त आता है, ब्याज आता है, वो भी क्या है, अपने गैर कर प्राप्ति है, क्योंकि कर से नहीं हो रही लेकिन प्राप्ति हो रही है। फिर अपने कहते हैं प्राप्त किया गया लाभांश, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे, तो अपने कहते हैं कोई भी चीज जो सरकार ने क्या दी थी, जैसे पीएसयू है, ठीक है, पीएसयू का क्या आता है, लाभ आता है। सरकार की क्या है, बहुत सारी कंपनियां हैं, गेल है, भेल है, सेल है, ठीक है, इनसे क्या आता है, सरकार को प्रॉफिट आता है। तो ये प्रॉफिट भी किस में शामिल होता है, अपने लाभ के अंदर, सरकार की राजस्व आय में। फिर प्राप्त किया गया अनुदान, सरकार भी, हाँ जी, पीएसयू होती है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। सरकार बहुत सारी कंपनियां खुद की स्थापित करती है, जैसे कि अपने कहते हैं कि सेबी, स्टॉक एक्सचेंज के लिए बना रखी है सेबी संस्था, ठीक है, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे अपने कहते हैं एचपीसीएल, ठीक है, अपने कह देते हैं गेल, अपने कह देते हैं भेल, ये सरकार की कंपनी है। अपने कह देते हैं बेल, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ठीक है, लिमिटेड है जो, ये सरकार की कंपनी है, सरकार चलाती है इनको। इनसे भी तो कुछ प्रॉफिट होता है, कंपनियां चल रही है, उत्पाद बना रही है, कुछ भेज रही है, तो ये सब है। जैसे कि NHAI हो गया, जैसे कि अपने NPCL हो गया, ठीक है, ये सारी कंपनियां सरकार की पीएसयू है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है, ठीक है, उनसे क्या होता है प्रॉफिट, वो इसके अंदर शामिल होता है। फिर सब्सिडी प्राप्त हो जाए सरकार को, या फिर रेलवे से आए, रेलवे से भी तो आई है, सरकार को जितना खर्च मिल रहा है, रेलवे से जितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी, या उसके अलावा सरकार ने किसी पे जुर्माना लगाया, किसी पे शुल्क, कुछ फीस लगाए, जैसे स्टाम्प के लिए कोई शुल्क लगा दिया और लगा दिया, वो सारे किस में शामिल होते हैं, इसमें, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, तो अपने कहते हैं सेल, इंटरेस्ट, SI। किसकी तैयारी कर रहे हो, SI की। तो दो चीजें किससे प्राप्त हो रही है, SI से, या तो सेल हो रही है या क्या हो रहा है, इंटरेस्ट। फिर अपने कहते हैं SI से बड़े कौन होते हैं, DSP साहब, तो अपने कहते हैं RPS। कौन, RPS ही बोलते हैं, राजस्थान पुलिस सर्विस का अधिकारी, ठीक है, तो RPS बोलते हैं। तो अपने कहते हैं एक तो क्या होता है प्रॉफिट, एक क्या मिलती है सब्सिडी, और एक क्या होती है रेलवे से आय, ठीक है। तो SI और RPS, ऐसे 5 से करेंगे, थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, और पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो अपनों को लगभग अंदाजा लग जाता है। फिर अपने कहते हैं सरकार इस पैसे का, जो पैसा कहाँ से प्राप्त हुआ है अभी इन सब से, उस पैसे का कहाँ खर्च करती है, ठीक है। तो अब पैसा खर्च कहाँ करेगी, सरकार ने भी तो क्या ले रखा है, कर्जा, तो उसका कहाँ से चुकाएगी, जहाँ इसी से आ रहा है, प्राप्त कर रही है और इसी से चुका रही है। दूसरा
सरकार को पूरे साल संचालन के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ खर्च करती है, यहाँ से। तीसरी बात, प्राप्त किया गया, सॉरी यहाँ था, हाँ, कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन। सरकार के बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनको भी क्या देनी पड़ती है, पेंशन, वेतन, भत्ते। तो वो सारे कहाँ से खर्च करती है सरकार, यहाँ से। सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, राज्यों को अनुदान देती है सरकार, सब्सिडी, बहुत सारी योजनाओं में सब्सिडी देती है। तो ये सब कहाँ जाते हैं, इसमें, ठीक है। तो राज्यों को दिए गए अनुदान। अब देखो एक चीज में इतनी सी बात याद रखेंगे ताकि आगे जब अपने घाटा पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको वहां कंफ्यूज होगा। एक चीज क्या याद रखेंगे, सरकार जब भी अनुदान देती है, किसको, राज्य इस पैसे का खर्च कई बार किस में कर देती है, पूंजीगत संपत्ति निर्माण में, एसेट में। सरकार अपनी कोई क्या निर्माण में, एसेट बनाने में इसका उपयोग कर लेती है। यानी एसेट क्या होती है, जिससे और आगे आय जनरेट हो, ऐसे चीजों में पैसा खर्च करने ना। आपने भी तो करते हैं निवेश, अपने भी तो ऐसे चीजों में पैसे निवेश करते हैं जहां से पैसे आगे और बढ़ के आए, ठीक है। तो कई बार ये अनुदान सरकार तो किसको देती है, राज्य को। सरकार के लिए तो, केंद्र के लिए तो क्या है ये खर्चा, लेकिन राज्य क्या करती है, इस पैसे का उपयोग कहाँ कर लेती है, एसेट में। सिर्फ इतनी बात थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। फिर रक्षा खर्च, जैसे कि परेड, जैसे कि अपने कहते हैं सैनिकों को वेतन दे रहे हैं, इन सब के लिए जो खर्चा होता है, यानी इसके अंदर रक्षा खर्च में कोई भी संपत्ति निर्माण शामिल नहीं है, ना ही रक्षा समझौते शामिल है। केवल और केवल क्या, जैसे 26 जनवरी को भी परेड कराई, तो किसने करवाई, रक्षा विभाग ने। तो उसका जो खर्चा लगा, ठीक है, सैनिकों को वेतन दिया, या कुछ और जैसे सैनिकों की ड्रेस सिलवानी है और कुछ खर्चा है, यानी कोई भी समझौता नहीं है इसमें शामिल, और कोई भी ऐसी चीज रक्षा खर्च शामिल नहीं है जिससे कि क्या ना हो, जिससे क्या हो, संपत्ति निर्माण हो, ठीक है। तो ये दो बातें इसके मेनली मुख्य भाग है कि राजस्व बजट के दो भाग है, प्राप्तियां और व्यय। प्राप्तियों में कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। कर सिंपल सी है भी, टैक्स से जो पैसा प्राप्त हो जाए, और अपने कहते हैं गैर कर कौन सी है, SIRPS, यानी किस किस से पैसा मिल जाएगा, या तो सेल से मिल जाएगा, या इंटरेस्ट से मिल जाएगा, या अपने कहते हैं रेलवे से मिल जाएगा, प्रॉफिट से मिल जाएगा, या अपने कहते हैं सब्सिडी से पैसा मिल जाएगा। फिर इनका खर्च कहाँ करती है, तो इन चीजों में करती है। फिर अपने कहते हैं इसका दूसरा भाग क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण का, पूंजीगत खर्च होता है। अब पूंजीगत में भी प्राप्तियां होती है या तो सरकार को, या क्या होती है, व्यय करती है। अब प्राप्तियां कहाँ कहाँ से होती है, सबसे पहले तो उधार लेकर। कहाँ से होती है, उधार लेकर। कहाँ से लेगा, या तो इंडिया के अंदर लेगा या इंडिया से बाहर। IMF से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, कि UNO से ले लिया, USA से ले लिया, योजना के लिए USSR को शामिल करके इससे ले लिया, ठीक है। तो ये मेनली बाहरी स्रोत है सरकार के, जो कि विदेश से लेते हैं। और आंतरिक स्रोत का मतलब क्या है, RBI से ले लिया, ठीक है, या अन्य किसी भी देश के अंदर किसी बड़े बिजनेसमैन से ले लिया। तो ये सारे जो ऋण है जो सरकार लेती है वो किसके अंदर आते हैं, पूंजीगत प्राप्तियों में। अच्छा, एक तो ऋण से ले लेती है आय। अब ऋण आया, चुकाना पड़ेगा, लेकिन एक बार तो सरकार के पास क्या आ गए, पैसे आ गए, इसलिए कहते हैं कि ये सरकार की क्या है, प्राप्ति। अब पूंजीगत क्यों है, क्योंकि इस ऋण का उपयोग सरकार कहाँ करती है, संपत्ति निर्माण में, ठीक है। सड़कें बनवा दी, बड़े बड़े पुल बनवा दिए, इसलिए ये किस में शामिल है, पूंजीगत में। फिर अपने कहते हैं गैर ऋण, ऐसी जो कि उधार नहीं ली फिर भी क्या हुई है, आई हुई है। कैसे कि एक तो वसूले गए ऋण, वसूले गए ऋण मतलब कुछ उधार दी थी, उधार दी थी, इस उधार का ब्याज तो कहाँ जाता है, राजस्व गैर कर प्राप्तियों में। लेकिन अगर उस उधार का मूलधन वापस आया, मान लो मैंने 100 करोड़ रुपए किसी को उधार दिए, 100 करोड़ पर प्रतिदिन 1 लाख ब्याज लग रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ज़्यादा ही लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो 1 लाख ब्याज लग रहा है, और 1 लाख ब्याज लग रहा है, तो ब्याज कहाँ आएगा, राजस्व गैर कर प्राप्तियों में। लेकिन मान लो ये 100 करोड़ ही मेरे पास मूल वापस आ जाए, मूल कहाँ जुड़ेगा, हमेशा मूल आया है तो सरकार के पास वापस पैसा आया है, वो कहाँ आएगा, तो वसूले गए ऋण गैर ऋण है। ये ऋण दिए थे, वापस आ गए, अब ये ऋण नहीं रहे, ठीक है। तो ये लेकिन सरकार के पास पैसा तो आया, तो उसको अपने कहाँ जोड़ लेते हैं, यहाँ पे, ये उधार है, ठीक है ना। उधार मूलधन वापस आना, वसूले गए ऋण में क्या है, उधार मूलधन वापस आना। दूसरी बात, विनिवेश। जब निवेश आगे इसलिए किया जाता है कि आगे और जनरेट हो पाए चीजें, उसको विनिवेश बोलते हैं, ठीक है। तो विनिवेश में क्या आती है, अब सरकारी कंपनी का प्रॉफिट आया, PSU का, जो भी सरकार की कंपनी है उसका प्रॉफिट कहाँ जुड़ता है, यहाँ। लेकिन सरकारी कंपनी ही बेच दी,
सारा पैसा कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। ऐसे ही यहाँ था वसूले गए ऋण का जो मूलधन आया वो यहाँ जुड़ता है, ब्याज कहाँ जुड़ता है, यहाँ। और अपने कहते हैं प्रॉफिट यहाँ जुड़ता है, लेकिन वो संपत्ति ही बेच दे सरकार, पीएसयू कंपनी ही बेच दे, तो फिर वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। क्योंकि क्या बेच रहे हैं, पूंजीगत संपत्ति बेच रहे हैं, इसलिए। ठीक है, फिर ये पैसा खर्च कहाँ करेंगे, तो जब पूंजीगत कम की है तो पूंजीगत में ही खर्च करेंगे ज़्यादातर पैसा, दिए गए ऋण। अब मान लो क्या किया आपने, सबसे पहली बात क्या, मूलधन सहित इसमें दिए गए ऋण मूलधन मानो। ठीक है, अब अपने कहते हैं कि इस व्यय का उपयोग ब्याज प्राप्त यहाँ किया था, यहीं से क्या चुका दिया, ब्याज। लेकिन अपनों ने यहाँ मूलधन प्राप्त किया था, यहाँ क्या चुकाएंगे, मूलधन। ठीक है, तो मूलधन चुकाने के लिए सरकार ने भी लोन ले रखा था, अब लोन ले रखा था तो उसका ब्याज तो यहाँ चुका दिया, लेकिन कभी अगर मूलधन चुकाएगी तो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। दूसरी बात, कोई परिसंपत्ति निर्माण हो, नई पीएसयू बनानी हो, नई कंपनी स्थापित करनी हो, आधारभूत ढांचा, कोई पुल बनाना हो, सड़क बनानी हो, वो सारा खर्चा कहाँ आता है, यहाँ। ठीक है, फिर अपने कहते हैं रक्षा खर्च, यहाँ कौन सा रक्षा खर्च था, जैसे परेड हो गया, सैनिकों के वेतन हो गए, और भी अन्य जो भी खर्चा था उसके लिए। लेकिन यहाँ किसके लिए होता है, अगर रक्षा के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई बॉर्डर लाइन खींचनी है, बॉर्डर के किनारे कोई सड़क बनानी है, वो जो कोई खर्चा है वो किसके अंदर आता है, इसके अंदर। जैसे कोई हथियार खरीद लिया, हथियार खरीदा तो अपनों ने वो पैसा वेस्ट थोड़ी किया भाई, सिंपल सी बात है कि सरकार के पास कुछ ना कुछ चीज आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, कुछ विकास हुआ है, ऐसा पैसा होता है, उसको पूंजीगत में रखते हैं। और ये पैसा कोई काम का नहीं है, वेतन गया तो गया, वो कोई विकास में नहीं लगा। इसमें शामिल खर्च में परिसंपत्तियां निर्माण है, जैसे कि कोई सड़क बना दी रक्षा के लिए, या आपने कह देते हैं क्या कर देना, हथियार खरीदना। अब इसकी सामान्य सी परिभाषाएं हैं, अगर आपको ये समझ आ गया तो ये सारी समझ आ जाएंगी। अब पहली क्या है, पूंजीगत व्यय। नहीं, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, अपनों ने कहा था दो प्रकार से होती है, या तो कर से या गैर कर से। ठीक है, कर से यानी डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, और उसमें एसआई आरपीएस से। अच्छा, ये अपने कहते हैं राजस्व जो प्राप्तियां हैं वो क्या होती है, वे प्राप्तियां जिससे न तो क्या हो, परिसंपत्तियां कम हो, और न ही देयताएं बढ़े। अब इसका मतलब क्या है, न तो क्या हो, परिसंपत्ति कम, कोई परिसंपत्ति बेची गया, यहाँ कुछ भी एसेट बेचा सरकार ने, तो अपने क्या कह रहे हैं, जितनी सरकार की एसेट थी क्या नहीं होती, वो कम नहीं होती, कम नहीं होती, कम नहीं होती, क्योंकि कोई एसेट नहीं बेची। दूसरी, न ही देयताएं बढ़ती है। देयताएं क्या होती है, देयताएं ऐसा पैसा जो कि वापस देना पड़े, यानी उधार। क्या सरकार ने इसके अंदर कुछ उधार लिया क्या, उधार तो यहाँ ले रहा है। ठीक है, तो अपने कहते हैं कौन सी प्राप्तियां हैं, तो अपने कहते हैं जहां न तो परिसंपत्तियां कम होती है और न ही कोई उधार बढ़ता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी परिभाषा थी कि वे प्राप्तियां जिससे न तो परिसंपत्तियां कम होती है और न ही देयताएं बढ़ती है, वो क्या कहलाती हैं। उसके बाद राजस्व व्यय। अब क्या कौन से होते हैं, जिस वह व्यय जिससे न तो परिसंपत्तियां बढ़ती है, यानी परिसंपत्तियां बढ़ने का मतलब ये खर्च करके सरकार की कोई भी एसेट निर्माण नहीं होती, कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं, कोई परिसंपत्ति थोड़ी बनी। ठीक है, तो ये कह रही है, ये कह रहा है कि वह व्यय जिससे न तो परिसंपत्तियां बढ़े और न ही देनदारियां कम हो। कैसे, ब्याज चुकाया है, मूल तो अभी भी वही है, ब्याज तो अगले महीने वापस आ जाएगा, तो सरकार की देनदारियां कम हुई क्या, कुछ नहीं हुई भी, ब्याज का पैसा चुका रहे हो केवल, इससे मूलधन तो वही है, अगले महीने ब्याज उतना ही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अपने कह रहे हैं कि ना तो इससे क्या होती, देनदारियां कम होती, ना तो देनदारियां कम होती और ना ही परिसंपत्तियां बढ़ती, क्योंकि कोई भी एसेट निर्माण इस पैसे से नहीं हुआ। ये सिंपल सी दो परिभाषाएं थी। अब पूंजीगत प्राप्तियां, पहले प्राप्तियां देख ले। पहले प्राप्तियां तो वह प्राप्तियां जिससे या तो क्या हो, लोन लिया, देनदारियां बढ़ गई। दूसरी बात, संपत्ति बेच दी, पीएसयू बेची है ना यहाँ पे, तो सरकार की संपत्ति क्या होगी, कम हो गई, बेच देंगे तो कम हो जाएंगी। ठीक है, वह प्राप्तियां जिससे या तो परिसंपत्तियां कम हो जाए या देनदारियां बढ़ जाए। ये लोन ले लिया तो उधार देना पड़ेगा। और दूसरी बात, परिसंपत्तियां पीएसयू बेच दी तो आपकी एसेट थी, पहले सरकार कह रही थी हमारे पास इतना पड़ा है, अब कह रही है कुछ ही नहीं पड़ा, वो चीजें थी जो बेच दी। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, पूंजीगत। पूंजीगत व्यय क्या होता है, वह व्यय जिससे या तो परिसंपत्तियां बढ़े या देनदारियां, कैसे, मूलधन चुका दिया, देनदारियां कम हो गई। दूसरा कहा कि परिसंपत्तियां बढ़े, क्या किया,
आधारभूत ढांचे का निर्माण किया, ठीक है, अपनों ने नई नई कंपनियां स्थापित कर ली, इससे क्या बढ़ी सरकार की एसेट। तो पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं वो क्या, जो व्यय है वो क्या कहलाते हैं, वह व्यय ऐसा खर्चा सरकार का जिससे क्या होती है सरकार की परिसंपत्तियां बढ़ती है और सरकार के जो मूलधन चुका देती है तो देनदारियां कम हो जाती रहती है, ठीक है। तो ये अपने मेनली वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ठीक है। इसके अंदर सारी बातें दी होती है, सरकार का जितना खर्चा होता है और जितनी आय होती है वो सारी अपनों को आपको पता लग गई कि भी इतना तो खर्चा होता है और इतनी आय होती है, सरकार यहाँ से पैसा प्राप्त करती है और यहाँ पैसा खर्च करती है। जो सारी बातें होती है वो इसी से रिलेटेड होती है और इन्हीं के आंकड़े जारी होते हैं जो अपनों को नहीं पढ़ने होते, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ने होते, क्योंकि इतने डीप आंकड़े नहीं पूछते। इसके अंदर नॉर्मल से क्रम पूछ लेते हैं कि भी सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स कौन से टैक्स से प्राप्त हुआ, जैसे सबसे ज्यादा कहाँ से होता है, आयकर से होता है। सबसे ज्यादा कहाँ से होता है, आयकर से होता है। इसमें एक ही है जीएसटी और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वो कुछ आंकड़े हैं वो अपने समीक्षा के अंदर देख लेंगे। ये केवल किस लिए था, आधार बनाने के लिए था, ठीक है। उसके बाद एक लाइन और देख लेते हैं कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में से पूंजीगत व्यय ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है, तो अपने कहते हैं राजस्व व्यय के अंदर क्या नहीं होता, राजस्व व्यय के अंदर ना तो अपने परिसंपत्तियां बढ़ती ना ही देनदारियां कम होती, लेकिन पूंजीगत व्यय के अंदर क्या होता है, पूंजीगत व्यय के अंदर अपने परिसंपत्तियां भी बढ़ती है और देनदारियां भी कम होती है। तो ये अपने लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है। तो इसलिए कहते हैं इन दोनों में से अच्छा कौन है सरकार के लिए, पूंजीगत व्यय ज्यादा अच्छा है। सिर्फ ये बात थी क्योंकि इससे क्या होता है, परिसंपत्तियों का निर्माण और देनदारियां क्या होती है, कम होती है, ठीक है। कल पढ़ेंगे घाटे, जितने भी अपने राजस्व घाटा है क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है और राजकोषीय समेकन FRBM एक्ट है वो देखेंगे और उसके बाद समीक्षा शुरू कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद। वंदे मातरम।